हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ डिफाइन किया था और आपको समझाया था किस तरीके से बहुत ही मिसअंडरस्टूड लॉज हैं और उनको कैसे सही से याद रखना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आप आराम से कर पाएँ। इसी कैटेगरी में मेरे को एक टॉपिक और लगता है जो कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड है, बच्चे बहुत ही गलत तरीके से समझते हैं, गलत तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हैं, और वो है फ्रिक्शन। तो मैं अभी अगले 2-3 लेक्चर्स में, मे बी 4 लेक्चर्स तक आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और फिर देखते हैं कि पहले आप फ्रिक्शन को किस तरीके से देखते सोचते थे और ये 3-4 लेक्चर्स देखने के बाद क्या आपके फ्रिक्शन को लेकर जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो चेंज होते हैं या नहीं और उनकी प्रॉब्लम्स को आप इजीली कर पाते हैं या नहीं। ओके, तो टारगेट ये रहेगा कि इन 3-4 लेक्चर्स की सीरीज के बाद आप फ्रिक्शन को बढ़िया तरीके से समझ पाए और किसी दूसरे को समझा भी पाए। तो सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं कहूं कि फ्रिक्शन है क्या, तो सिंपल सा अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो देखिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट है तो देयर इज ए कांटेक्ट फोर्स, जनरली देयर इज ए कांटेक्ट फोर्स, और इस कांटेक्ट फोर्स के यू कैन कंसीडर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस कांटेक्ट फोर्स। वन इज पैरेलल टू सरफेस एंड अदर वन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर सरफेस होता है बच्चों, इसी को हम बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है ये होता है फ्रिक्शन। तो अगर आपसे बोला जाए कि बेसिकली फ्रिक्शन क्या है, तो यू कैन से कि फ्रिक्शन इज बेसिकली ए कांटेक्ट फोर्स एंड द पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल टू सरफेस, द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, एज सिंपल एज दैट। तो बात तो आती है कि अगर आपको कभी भी टोटल कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना हो कि कितना होगा, तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा आप याद रखिए कि आर पैरेलल और आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेंगे आप, और यहां पर आपको पता है कि आर पैरेलल है क्या, फ्रिक्शन, और आर परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो जनरली एक बच्चे एक कॉमन मिस्टेक भी करते हैं कि जब उनसे कांटेक्ट फोर्स पूछा जाता है तो केवल नॉर्मल फोर्स बता देते हैं, जबकि कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अगर सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो फिर कांटेक्ट फोर्स केवल नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कांटेक्ट फोर्स पूछा जाएगा तो आपको फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट बताना है। बात ये आती है कि ये कहां से ओरिजिनेट होता है, इसका ओरिजिन क्या है। अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो देखिए बच्चों, जब भी आप किसी सरफेस को देखते हैं तो ये सरफेस आपको कितना भी स्मूथ लगे, लेकिन अगर आप एक किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो ये रफ सरफेस होता है, इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आप देखेंगे कि ये जो सरफेस आप देख रहे हैं बेसिकली अप्स एंड डाउन्स इस तरीके से होंगे, और ब्लॉक का भी जो सरफेस होगा वो ऐसे करके अप्स एंड डाउन्स होंगे, इसमें भी रफनेस है। इस रफनेस की वजह से अगर आप देखेंगे तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पर के इनका कांटेक्ट बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के और इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग हो जाती है, ऐसे रखा हुआ है प्रेशर की वजह से, देयर इज एन इंटरलॉकिंग। ये इंटरलॉकिंग जो है ना बच्चों, ये इंटरलॉकिंग ही फ्रिक्शन है अभी जो रखा हुआ है उसमें। अगर आप इसको मूव करवाना चाहेंगे ब्लॉक को, तो आप फोर्स लगाना चाहेंगे, और जब आप इसको फोर्स लगाएंगे तो ये जब तक इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं होगी तब तक ये मूव करना स्टार्ट करेगा नहीं। इसका मतलब यू नीड ए सर्टेन फोर्स, देन ओनली दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। अच्छा, एक चीज आप और समझ सकते हैं कि अगर आपने धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया और एक पर्टिकुलर फोर्स के मैग्नीट्यूड पर इस ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई। वंस दिस इंटरलॉकिंग ब्रेक्स, उसके बाद इसको कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए अब थोड़ा कम फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग नहीं बन सकती चलते चलते जितना कि रखी हुई पर बनी हुई थी। तो वंस दिस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, देन जो एफर्ट्स लगते हैं इसको मूव करवाते रहने में कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो उससे स्लाइटली कम होते हैं, जो कि इसको इनिशियली रेस्ट से मूव करवाने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर हम कहें कि बेसिकली इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इनको इन जो अप्स एंड डाउन है इनको ओवरकम तो करना ही पड़ेगा ना। तो अप्स एंड डाउन को ओवरकम करने के लिए आपको कंटिन्यूअस एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। बट ये देखा गया है कि जब मूव करना स्टार्ट कर देता है तो फिर एक कांस्टेंट फोर्स लगता है
मतलब आपको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना हो यानी कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से ब्लॉक मूव करता रहेगा। एक और चीज इसमें देखी गई है एक्सपेरिमेंटली विच इज ऑब्जर्व्ड कि अगर इसको आप ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया इन कांटेक्ट पर ये फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लॉक को ऐसे करके रखें या ब्लॉक को इस तरीके से करके रख दें, सेम ब्लॉक को, दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन सेम लगता है, एरिया इन कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एरिया बढ़ जाएगा बच्चों, अगर इस तरीके से सरफेस है और यहां पर ये ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि इसका जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट थोड़ी ज्यादा जगह पर हो जाए। तो अगर ज्यादा जगह पर कांटेक्ट होगा लेकिन एरिया ज्यादा है तो हर कांटेक्ट पर प्रेशर कम होगा। अगर मैं दोनों पैरों पर खड़ा हुआ हूं तो दोनों पैरों पर प्रेशर का वेट का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं केवल एक पैर पर खड़ा हो जाऊं तब भी टोटल वेट तो उतना ही होगा बट प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया कम हो गया। तो जब एरिया इन कांटेक्ट बढ़ेगा तो ज्यादा जगह पर कांटेक्ट होगा बट हर कांटेक्ट पॉइंट उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि वो पहले स्ट्रांग था। तो इसका मतलब एरिया इन कांटेक्ट पर ये डिपेंड नहीं करता है और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड सिचुएशन है। तो हमने ये समझा कि फ्रिक्शन बेसिकली कांटेक्ट फोर्स है और उस कांटेक्ट फोर्स जो सरफेस के पैरेलल लगता है उसको हम फ्रिक्शन बोल देते हैं। और इसका ओरिजिन क्या है, तो रफनेस की वजह से ये फ्रिक्शन ओरिजिनेट होता है मेनली। आप ये भी समझ सकते हैं इसमें कि अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ब्लॉक पर अगर एक सरफेस और ब्लॉक कांटेक्ट में है और यहां से मैं कोई और फोर्स लगा दूं तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि अब वो जो इंटरलॉकिंग थी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा दिया ऊपर से। इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इसका मतलब अब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब दो चीजें पिक्चर में आ रही हैं जो हमें क्लियर दिखाई दे रही है। एक तो ये रफनेस है, जो यहां पर सरफेस की रफनेस है, इस सरफेस की रफनेस को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरी चीज ये दिखाई दे रही है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही इंटरलॉकिंग भी स्ट्रांग होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो लग सकता है किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि म्यू इंटू एन होती है। अब बात यह आती है कि जब ब्लॉक रुका हुआ है और जब ब्लॉक मूव कर रहा है, यानी एक तरह से स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, ब्लॉक ने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों जगह पर मैंने भी बताया कि जब स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम लगने लगता है। तो इन दोनों चीजों को अलग करने के लिए, जब एक बार ब्लॉक की स्लाइडिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, और एक केस में ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, उन दोनों को डिफाइन करने के लिए हमने म्यू एस और म्यू के दो अलग अलग कोफिशिएंट डिफाइन कर दिए हैं। म्यू एस को हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के जो हो जाता है वो हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है। इससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में। अगर मैं ये कहूं इसका मतलब कि किसी एक ब्लॉक पर फोर्स लगाया जाए और अगर ये देखें कि फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ बनाया जाए, जो आप फोर्स लगा रहे हैं और जो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि जब तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा तब तक जितना फोर्स आप लगा रहे होंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, बिकॉज ब्लॉक इज एट रेस्ट, दैट्स व्हाई नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी 0। तो इसका मतलब F वर्सेस F का ग्राफ बनाएंगे तो आप 45 डिग्री पर एक लाइन आएगी क्योंकि F इक्वल टू F होगा जब तक ये मूव नहीं कर रहा है, और एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी फ्रिक्शन की। मैं यहां पर जो है वो फ्रिक्शन फोर्स ले लेता हूं और यहां पर फोर्स अप्लाइड ले लेता हूं, तो म्यू एस इंटू एन, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद अगर आप फोर्स को और बढ़ाते हैं
तो इसे स्लाइटली डिक्रीज होके और फिर फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। और ये वाला जो फोर्स है जो कांस्टेंट हो जाता है, ये म्यू के इंटू एन लगने लगेगा। ये वो फोर्स है जब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब अगर ब्लॉक रेस्ट में है ए टू बी, तो ए टू बी ब्लॉक अगर रेस्ट में है और यू कैन से कि देयर इज नो स्लिपिंग, अगर कोई स्लिपिंग नहीं है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन के बीच में कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। और इसी को हम बोलते हैं कि दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड म्यू एस इंटू एन एंड विल बी एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन there is no sliding, when there is no slipping. Once sliding starts, then friction force becomes constant and this friction force mu k into n के बराबर हो जाता है उस केस में। और ध्यान रखिए आप कि mu s is always greater than mu k। mu s की वैल्यू हमेशा mu k से ज्यादा होती है। इनके बीच का डिफरेंस कभी कभी इतना स्मॉल हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में आप mu s इक्वल टू mu k को ले लें, लेकिन अगर आपसे किसी स्टेटमेंट की बात की जाए तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इनको बराबर भी लेकर चल सकते हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है, हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि फ्रिक्शन है क्या, तो कांटेक्ट फोर्स है, पैरेलल टू सरफेस लग रहा है। ओरिजिन क्या है? रफनेस इज द ओरिजिन। किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? अप्स एंड डाउन्स और रफनेस जितनी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करेगा, और बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करेगा। और बॉन्डिंग ज्यादा के लिए अगर आप ऊपर से प्रेशराइज कर देंगे तो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, यानी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है। हमने देखा कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एस इंटू एन, और 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन लग सकता है। दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसका मतलब वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हुआ। स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और ये अपनी डायरेक्शन को और अपने मैग्नीट्यूड को दोनों को एडजस्ट कर सकता है। अब बात आती है कि हमारी डे टू डे लाइफ में और प्रॉब्लम्स में फ्रिक्शन का काम क्या है। तो यहां तक हम रखेंगे इसको लेक्चर को, जिसमें कि हम काम और बता देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं अगली क्लास में बढ़ूंगा। तो अगर आप ये देखें तो जनरली इसको लेकर बच्चों को बहुत मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं, और वो बोलते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज करता है। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। मैं जनरली बच्चों से पूछता भी हूं कि अच्छा चलो मैं जो है वो अगर फॉरवर्ड चल रहा हूं, तो मैं फॉरवर्ड चल रहा हूं तो बताइए किस फोर्स की वजह से चल रहा हूं। तो बच्चे कहते हैं कि, कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंटरनल फोर्स की वजह से चल रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा बताइए अगर मैं इंटरनल फोर्स की वजह से चल रहा हूं, तो अगर मैं सरफेस को स्लिपरी बना दूं, इस पे कुछ ऑयल आ जाए, इस पे कुछ पानी आ जाए, तो फिर आपको चलने में डिफिकल्टी क्यों होती है? क्योंकि इंटरनल फोर्स तो कम नहीं हो गया ना, फ्लोर पे कुछ ऑयल डाल देने से, इसको थोड़ा और स्मूथ कर देने से, या आपको जो है आप माउंटेन्स पर जाते हैं, वहां पर बर्फ पड़ी हुई होती है, तो आपको चलने में डिफिकल्टी क्यों होती है? उस पर स्लिपरी होता है तो डिफिकल्टी होती है, तो इंटरनल फोर्स तो वही रहा ना। तो बच्चों को समझ में आता है कि हाँ, इंटरनल फोर्स की वजह से मूव तो नहीं कर रहा है। वैसे भी मैं उनको बताता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ में तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इनटू ए ही होता है ना। इंटरनल फोर्सेस तो मोशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, मोशन तो एक्सटर्नल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो नहीं सकता। तो अब बात आती है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, तो ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन को उनको पता होता है कि मोशन का अपोज करता है, तो मैं उनको बोलता हूं अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं बच्चों, तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो सब एक साथ बोलते हैं सर पीछे की तरफ लगेगा। अब मैं उन्हें फिर बोलता हूं भाई अगर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और तुम आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो न्यूटन सेकंड लॉ तो फेल हो गया, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ तो बोलता है F इक्वल टू ma। तुम आगे चल रहे हो और एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन को ही तुम्हें मूव करवाना है, और फ्रिक्शन पीछे लग के तुम्हें आगे कैसे चला देगा? ऐसा जादू थोड़ा ना हो जाएगा। तो उन्हें समझ में आता है कि अरे हाँ, फ्रिक्शन इसका मतलब आगे ही लगेगा, और ये फैक्ट भी है। अगर मैं आगे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन आगे ही लग रहा है मुझ पर, पीछे नहीं लग रहा है। तो फिर फ्रिक्शन होता क्या है, क्या काम करता है? एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है, तो आप इस लाइन को ध्यान रखिए, आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये अपने आप में कंप्लीट इसका वर्क आ जाता है।
फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। स्लिपिंग का अपोज करता है फ्रिक्शन, मोशन का अपोज नहीं करता। अरे सिंपल सी चीज ये बताओ आप कि अगर मैं एक ब्लॉक यहां पर रखा है, दूसरा ब्लॉक यहां पर रखा है, और अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स एफ लगा देता हूं तो ऊपर वाला ब्लॉक भी साथ साथ मूव कर रहा है ना। अगर कर रहा है, रफनेस है तो कर सकता है। तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहा है तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अरे ऊपर वाले ब्लॉक को ही तो मूव करा रहा है, फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग रहा होगा ऊपर वाले ब्लॉक पर, और लोअर ब्लॉक पर ये पीछे लग रहा होगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक को मूव ही फ्रिक्शन करा रहा है, तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन स्लिपिंग का अपोज करता है। अगर यहां पर सरफेस फ्रिक्शनलेस होता तो नीचे वाला ब्लॉक मूव कर जाता और ये ऊपर वाला ब्लॉक वहीं रहता, मूव नहीं करता। फ्रिक्शन चाहेगा कि नहीं, इसको नीचे वाले ब्लॉक के साथ मूव करवाना है, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी। तो फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में लगने से स्लिपिंग रुकती है। तो ये ध्यान रखिए, फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो मैं उनको बताता हूं, जब आप चल रहे हैं तो आप देखिए कि आपने पैर रखा और आप चल रहे होते हैं तो पैर को पीछे की तरफ ढकेल रहे होते हैं, पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं फ्लोर को पैर से। इसका मतलब आपके पैर की टेंडेंसी पीछे जाने की है अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो, क्योंकि आप पीछे पुश कर रहे हैं। और उस स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्लोर आप पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, आपके पैर पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और वो फ्रिक्शन फोर्स आपको मूव करवा रहा है। तो फ्रिक्शन ने मोशन का अपोज नहीं किया, फ्रिक्शन ने स्लिपिंग का अपोज किया, रिलेटिव मोशन का अपोज किया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं फ्रिक्शन के बारे में। आज अपने लेक्चर को यहीं तक रखता हूं, जिसमें आपको समझाना चाहता था कि फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है, किन चीजों पर डिपेंड करता है, कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं, और फ्रिक्शन का मेनली काम क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे बच्चे गलत समझते हैं और किस तरीके से हमको प्रॉब्लम्स को करना चाहिए। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी फ्रिक्शन को लेकर। थैंक यू वेरी मच।